हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कृष्णा, आपके लिए लाया हूं आज एक ऐसा टॉपिक जो स्पेसिफिकली मैंने सीए स्टूडेंट को देख के बनाया है, जो सीए प्रोफेशन में है, जो सीए की आईपीसीसी कर रहा है या फिर सीपीटी में सीए फाइनल कर रहा है। ये दोनों को देखते हुए बनाया है मैंने। देखिए, मैं आज वो टॉपिक पर डिस्कस करना चाहता हूँ जो नॉर्मली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं, और प्लस जो सीए प्रोफेशन में है, जो सीए फर्म में काम करते हैं, जो कंपनीज में काम करते हैं, वो एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। मतलब हर जगह वो काम में आता है, सीए जो सीए से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कारो एप्लीकेबिलिटी की। सर, ये कारो एप्लीकेबिलिटी क्या है सर? मतलब कारो क्या है सर? बात करेंगे, ज़रा सा शॉर्ट में सिंपल सा बात करेंगे और उसके बाद में एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे। देखो, मैं सिर्फ एप्लीकेबिलिटी की बात करने वाला हूँ, मैं आगे वाले पॉइंट्स डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। वो पॉइंट्स डिस्कशन के लिए आप अगर बोलते हो तो मैं पूरा वीडियो उसका भी डाल सकता हूँ। ठीक है, वो जो भी होगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख कर दे दीजिए, तो उस हिसाब से मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कारो की। सर, ये कारो क्या है सर? कारो का फुल फॉर्म है कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020। सर, ये किसने बोला है अपने को रिपोर्टिंग करने के लिए? ये एक्चुअल जो है ना, पहले से रिपोर्टिंग होते आ रहा है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये पहले से होते आ रहा है। बट ये किसके लिए हो रहा है सर? ये जो स्टैट ऑडिटर्स होते हैं ना, स्टैट ऑडिटर्स, तो स्टैट ऑडिटर्स जो रिपोर्ट देते हैं उनके साथ एक एडिशनल रिक्वायरमेंट होता है कि आपको ये सब भी डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे कंपनीज के अंदर जो चल रहा है, मैनेजमेंट जो कर रहा है, तो उसके अंदर क्या क्या डिस्क्लोजर्स आएंगे, वो तो पॉइंट्स कवर करता है। ठीक है, तो सर ये इससे पहले जो था वो कारो, वो क्या था और इसमें क्या फ़र्क है? सर, 2016 और 2020 इसलिए लेकर आए ये नया वाला, क्योंकि आजकल देख सकते हो तुम लोग, कंपनीज में बहुत सारे कंपनीज जो प्रीवियस देख सकते हो कि बैंक्रप्सी में चले गए, स्कैम्स हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, राइट है, लिक्विडेशंस हो रहे हैं कंपनी के। तो ऐसा बहुत सारे केसेस आ रहा है गवर्नमेंट के सामने। तो कंपनीज के ऊपर कुछ तो कंट्रोल करना पड़ेगा, या फिर उनको कुछ तो ये सब चीज़ जो हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, इसके ऊपर कुछ तो डिस्क्लोजर, जैसे जैसे ये सब देखकर मतलब एमसीए एमसीए कौन है सर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये कंपनीज के ऊपर रेगुलेट करता है। ठीक है, जैसा आरबीआई बैंकिंग के ऊपर करता है रेगुलेट, वैसे एमसीए क्या करता है? कंपनीज जो रजिस्टर होती है कंपनीज एक्ट 2013 में, उन सबको क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो उन्होंने क्या देखा कि ये सब स्कैम्स हो रहे हैं, ये सब मतलब बैंक्रप्सी में जा रही है कुछ केसेस रखकर, तो उन्होंने सोचा ये सब चीज़ एडिशनल रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। तो 2016 जो कारों में एक्चुअल में 16 पॉइंट्स थे, जो हाँ पॉइंट्स जो थे हमें डिस्क्लोज करना पड़ता था। बट अब क्या हुआ है, उसको 21 पॉइंट्स कर दिया और कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर उन्होंने और भी मांगा है। तो आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि क्या कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कंपनीज ऑडिटर्स ऑर्डर 2020 कारो 2020? ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहेंगे? कारो 2020 कहेंगे। ठीक है, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट याद रखना अच्छे से, 2020। इससे पहले जो था वो 2016 था। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा है इसके अंदर। तो हमें फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? ये कारो जो है, न्यू फॉर्मेट जो किसने दिया है? न्यू फॉर्मेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने दिया है। तो सर, हाँ सर, ये नया फॉर्मेट है, इससे पहले जूना फॉर्मेट था, उसके हिसाब से रिपोर्टिंग हो रहा था। वेरी गुड सर। आगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है सर? जो कंपनीज को रेगुलेट करते हैं। कौन सी कंपनीज? जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। नॉर्मली एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर स्टैट ऑडिट। मैंने अभी बताया था कि स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो कंपलसरी, मतलब हाँ, हर कंपनीज एक्ट में जो होता है उनको स्टैट्यूटरी ऑडिट करना पड़ता है। अब वो स्टैट्यूटरी ऑडिट में नॉर्मल एक रिपोर्ट तो होता ही है, प्लस प्लस बहुत सारे अदर रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं जिसको रिपोर्टिंग करना पड़ता है। उसमें से एक रिक्वायरमेंट होता है अपना कारो रिपोर्टिंग का। तो वो एक रिक्वायरमेंट है अपना रिपोर्टिंग करना। तो इससे पहले जो 2016 का होता था, अब ये 2020 का हो रहा है। ठीक है, ये नया अमेंडमेंट है। ठीक है, उसके बाद में ये आया कब था सर? ये आया था 25 फरवरी
2020 में रिलीज किया गया था। सर इसका मेन मुद्दा क्या था कि सर इसको एप्लीकेबल जो है फाइनेंशियल ईयर 1920 से ही करना था। फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो ऑडिटेड बुक्स था वहाँ पर अपने को रिक्वायरमेंट के बारे में बात करनी थी कि ये रिक्वायरमेंट को हमें डिस्क्लोज करना है। बट ड्यू टू ये पेंडेमिक जो हुआ, जो कोविड-19 का इफेक्ट आया, तो सिर्फ नॉर्मली जो पूरा इकोनॉमिक को डिस्टर्ब कर दिया इसने, राइट। तो उसके वजह से गवर्नमेंट ने बहुत जगह पर क्या किया, रिलैक्सेशन दे दिया। तो ये 1920 में एप्लीकेबल होने वाला था, बट इसको एप्लीकेबिलिटी इन्होंने 2021 में किया। मतलब सर मार्च 31 मार्च 2020 एप्लीकेबल था, बट उसको शिफ्ट करके उन्होंने 31 मार्च 2021, तो उसमें क्या कर दिया, जैसा क्लोज होगा मार्च में 2021 में, तो ऐसा टाइम पे ऑडिटर्स का रिपोर्ट जाता है, तो उस रिपोर्ट में अपने को कारो 2020 को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट, ये प्रीवियसली रिप्लेस किया है कारो 2016 को, ये क्लियर पहले से बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर, MCA सी, मैंने अभी जस्ट जो बात की थी कि पोस्टपोन किया गया ये चीज़ को, पोस्टपोन पहले फाइनेंशियल ईयर 1920 था, अब वो फाइनेंशियल ईयर 2021 को रिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, न्यू फॉर्मेट इशूड। देखो जो भी चीज़ है ना, नया चीज़ इशू होता है इन रिलेशन विद द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग ऑडिटिंग को जो भी चीज़ें लेकर आती है ना, किसके बेसिस पे लेके आती, विद द हेल्प ऑफ ICAI तो ले लेती है हेल्प उनसे, प्लस उसमें बाद में जो ICAI जो भी करके देती है ना, उसको अप्रूवल भी चाहिए होता है, अप्रूवल फ्रॉम नाफ्रा। नाफ्रा कौन है सर, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो वो नाफ्रा से अपने को सबसे पहला कंसल्टेशन लेना पड़ता है, अगर उनका अप्रूवल आता है तो ही वो क्या करेगा, MCA आगे जाके उसको डिस्क्लोज करेगी। तो ये फॉर्मेट जो है कारो कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट, ये भी फॉर्मेट क्या है, किसका कंसल्टेशन से पास किया गया है, नाफ्रा के कंसल्टेशन। नाफ्रा फुल फॉर्म क्या है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। सर नेक्स्ट क्या है सर, नाफ्रा इज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी, राइट है सर। जो कंसल्टेशन जिससे ले रहे वो उसमें कोई भी कोई भी मीन्स रिलेटेड नहीं होना चाहिए, राइट। तो वो रेगुलेटरी इंडिपेंडेंट बॉडी है, राइट है, दैट रेगुलेट्स द अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोफेशन ऑफ इंडिया। मतलब ऑडिट प्रोफेशन ऑफ इंडिया को जो रेगुलेट कर रही है वो कौन है, नाफ्रा कर रही है। और नाफ्रा के अंडर में कौन आता है, ICAI। मतलब वो जो भी करती है वो ICAI नाफ्रा के कंसल्टेशन से ही आगे बढ़ सकती है, अदरवाइज वो पास नहीं हो सकता उनका जो भी चीज़ अमेंडमेंट करते हैं, राइट। और ये अमेंडमेंट किसका है, MCA का है। ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, अपना मेन गोल क्या था सर, कारो 2020 लाने का मेन गोल था क्वालिटी इंप्रूव करना। किसका इंप्रूव करना है सर, क्वालिटी। अपना जो रिपोर्ट्स सबमिट होते हैं, राइट, जो ईयर एंड में स्टैट ऑडिटर्स रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तो वो रिपोर्ट में अपना क्वालिटी को इम्प्रूव करना था। कुछ चीज़ें डिस्क्लोज नहीं हो रही थी, उसको भी डिस्क्लोज करना था। तो उस हिसाब से इन्होंने क्या किया, कारो 2020 को लेकर आए। सर नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेबिलिटी। मेन तो मुद्दा अपना यही है, राइट है। आज जो हम लोग ये स्लाइड्स पढ़ रहे हैं ये मेन इसी के लिए पढ़ रहे हैं, राइट। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो, कारो किस किस के लिए एप्लीकेबल है। देखिए कारो जो है एवरी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, हर कंपनी को कारो एप्लीकेबल है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, हर कंपनी को कारो एप्लीकेबल है, बट 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 विथ सर्टन एक्सेप्शंस। विथ सर्टन एक्सेप्शन मतलब वो एक्सेप्शन में अगर आप फॉल होते हो, अगर वो कंपनी फॉल होता है तो आपको वो कारो एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है, आपको वो कारो एप्लीकेबल नहीं है। उसके लिए फर्स्ट मुझे वो कंडीशंस में फुलफिल होना पड़ेगा, वो एक्सेप्शन में आना पड़ेगा, तब जाकर ही मुझे कारो एप्लीकेबल नहीं होगी। क्लियर है सर। कंपनीज जब बोलता हूँ मैं हर कंपनी, तो याद रखना फॉरेन कंपनी भी हो सकता है, वो इंडियन कंपनी भी, इंडियन मतलब डोमेस्टिक कंपनी भी हो सकता है। तो कोई भी कंपनी हो, ऐसा नहीं बोलना है कि फॉरेन कंपनी तो कारो एप्लीकेबल नहीं, नहीं। वो कंडीशन एक्सेप्शन में गिरा तो ही उसको एप्लीकेबल नहीं। सर वो कौन सा कंडीशन है, ऐसा क्या कंडीशन है जो एप्लीकेबल नहीं होता है सर। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, एप्लीकेबल टू ऑल स्टैट्यूटरी ऑडिट कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020। मतलब 1 अप्रैल 2020 से जो बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी हो गए उसको 31 मार्च 2021 में क्लोज हो गए, तो ऐसे टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कारो मतलब जो रिपोर्टिंग होगा वो ईयर का, उसमें कारो 2020 को लाना पड़ेगा। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज विच वर कवर्ड बाय कारो 2016। सर कारो 2016 में भी एप्लीकेबिलिटी था, राइट? तो वो एप्लीकेबिलिटी में जो कंपनीज फॉल होते थे वो सब कंपनीज यहाँ पर भी फॉल होते, क्या बोला मैंने, वो कंपनीज भी फॉल होंगे जो कारो 2016 में था। सर कारो 2016 में कौन कौन था? सर कोई डिफरेंस नहीं, सेम एप्लीकेबिलिटी है दोनों का, बट एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, वो हम आगे जाके समझेंगे, ठीक है? चलो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर अप्लाइज टू ऑल कंपनीज, राइट? मतलब जो कारो है वो कारो एप्लीकेबल सबको है, राइट? बट जो, हाँ राइट, सबको एप्लीकेबल है एक्सेप्ट एक्सेप्ट द फॉलोइंग कंपनी स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड इन फ्रॉम इट्स परव्यू। मतलब ये जो अब मैं नीचे पॉइंट्स देने जाने वाला हूँ वो पॉइंट्स में से कुछ है कंपनीज जो फॉल होते हैं, तो वो कारों को मतलब कारों एप्लीकेबल नहीं होगा वो कंपनीज के ऊपर। चलो वो कौन सा कंपनीज देख लेंगे सर। फर्स्ट कौन सा कंपनी है सर, 1% कंपनी। सर ये 1% कंपनी कौन है? सर 1% कंपनी को किसने डिफाइन किया है? कंपनीज एक्ट ने डिफाइन किया है। कंपनीज एक्ट ने डिफाइन किया है कि 1% वो कंपनी होता है जहां पर सिंगल मेंबर से क्या कर सकते हैं अपन, कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। ट्रेडिशनली जब देखते हैं ना, पहले वाला कैसा था कि आप मिनिमम 2 मेंबर्स तो होना चाहिए आपको एक कंपनी फॉर्म करने के लिए, बट ये नया वाला चीज है। तो ये 1% कंपनी, अगर कोई भी कंपनी है जो 1% है, सिर्फ 1% से कंपनी चल रहा है, तो वो पर्सन वाला कंपनी को कारो 2020 एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है सर, सिंपल चीज है, राइट? नेक्स्ट सर, स्मॉल कंपनी। सर स्मॉल कंपनी कौन होता है? सर स्मॉल कंपनी भी किधर डिफाइन किया गया है? कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है। सर उधर क्या बोल रहा है सर, स्मॉल कंपनी कौन होता है सर? कंपनीज विद अ पेड अप कैपिटल, क्या बोल रहे हैं, पेड अप कैपिटल इज लेस देन मतलब कम होना चाहिए। पेड अप कैपिटल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और इक्वल टू कितना होना चाहिए? 50 lakhs, मतलब 50 लाख का पेड अप कैपिटल है आपका, और या फिर उससे कम है चलेगा, ठीक है? और प्लस 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 आगे क्या, एंड को मैंने कलर मार के अच्छे से करके दिया है ना, कुछ तो मतलब होगा सर, ये भी होना चाहिए प्लस दूसरा भी होना चाहिए, विद लास्ट रिपोर्टिंग टर्नओवर, मतलब लास्ट रिपोर्टेड टर्नओवर विच इज लेस देन और इक्वल टू क्या, 2 करोड़। सर मतलब क्या है सर, मतलब ये है सर, दो कंडीशन है, एक टर्नओवर का कंडीशन है और दूसरा शेयर कैपिटल का कंडीशन है, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल का कंडीशन है। पेड अप कैपिटल 50 लाख या 50 लाख से कम होना चाहिए, प्लस सेकंड क्या बोल रहे हैं, टर्नओवर कितना होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़। 2 करोड़ के ऊपर एक भी रुपया गया उसका मतलब आपको कारो एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब वो स्मॉल कंपनी में फॉल नहीं होगी। क्लियर है? कारो नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो स्मॉल कंपनी में फॉल नहीं होगी। एक बार वो स्मॉल कंपनी में फॉल नहीं होगी तो देखेंगे गलती से वो नीचे फॉल हो गई तो फिर वो बच जाएगा, अगर नहीं होगा तो उसको कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर? स्मॉल कंपनी किसको बोलते हैं? तो ये 2% को तो कारो एप्लीकेबल नहीं है। सर थर्ड कौन है सर, बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग याद रखना, बैंकिंग कंपनी का ना हमेशा रिपोर्टिंग जो होता है ना आरबीआई को होता है, उसका जो मेजर रेगुलेटरी बॉडी है जो उसको कंट्रोल करता है वो कौन है, आरबीआई। तो आरबीआई के कंट्रोल में बैंकिंग कंपनीज आते हैं। तो आरबीआई जैसा उनको रेगुलेटरी रिपोर्टिंग चाहिए होता है, रिपोर्टिंग जो भी चाहिए होता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से इन लोग करते हैं। तो उसमें एमसीए का कोई भी मतलब कंट्रोल नहीं होता है बैंकिंग कंपनीज पे ज़्यादातर, वो रजिस्टर होती है कंपनीज में, बट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू उनका रिपोर्टिंग होता है, तो ये भी कंपनीज को कारो एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट कौन है सर, कंपनी रजिस्टर्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। कुछ कंपनियां लाइसेंस लेती है, कुछ कंपनियां क्या करती है, लाइसेंस लेती है चैरिटेबल पर्पस ओपन करने, मतलब चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो वो कंपनीज भी यहाँ पर कवर नहीं होती। वो कंपनीज नॉर्मली तुम लोग ने पढ़ा होगा सेक्शन 8 वाली कंपनी, सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 में क्लियरली उसको डिफाइन किया गया है चैरिटेबल पर्पस कौन सा होता है कंपनी, अगर उसके अंडर में मैंने लाइसेंस लिया है तो मुझे कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, उनका रेगुलेटरी सॉरी उनका रिपोर्टिंग अलग होता है, तो यहाँ पर वो कवर नहीं होते। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी भी, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी भी
उनका रेगुलेटरी IRD है, राइट। तो उनका रेगुलेटरी अथॉरिटी अलग है और वो अपने हिसाब से रिपोर्टिंग करवाते, तो उसमें भी कंपनीज एक्ट का ज़्यादा दखल अंदाज नहीं होता वो चीज़ में। तो इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1938 में उनको रिपोर्टिंग देना पड़ता है, इसलिए उनको भी कारो 2020 एप्लीकेबल नहीं होगा। सर नेक्स्ट देखते क्या है सर। सर नेक्स्ट में लिखा है प्राइवेट कंपनी। सर प्राइवेट कंपनी को भी एप्लीकेबल नहीं होता, इतना कुछ है सर। प्राइवेट कंपनीज तो बहुत सारे कंपनीज है, उनको कारो एप्लीकेबल नहीं है। नहीं भाई, कारो एप्लीकेबल हो सकता है उनको, अगर अगर ये नीचे वाले कंडीशंस अगर वो फुलफिल नहीं करता है। क्या बोला मैंने? प्राइवेट कंपनीज को कारो एप्लीकेबल है, प्राइवेट कंपनीज को कारो एप्लीकेबल है इफ दे आर नॉट फुलफिलिंग द बिलो कंडीशन। सर कौन से बिलो कंडीशन सर? पता नहीं सर, चलो ना देखते क्या है बिलो कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सर, फॉलोइंग कंपनीज आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ कारो 2020। मतलब अब ये स्पेसिफिकली मैं प्राइवेट कंपनीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर प्राइवेट कंपनीज आया था पॉइंट में। तो प्राइवेट कंपनी सब क्या माफ है क्या सर? नहीं, सब माफ नहीं है सर, उसमें से कुछ लोग ही माफ है। अगर वो कुछ लोग को कंडीशन फुलफिल होता है उन लोग ही माफ है, अदरवाइज उनको भी कारो क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। सर क्या है वो कंपनी सर? बात करेंगे ना, द फॉलोइंग प्राइवेट कंपनीज आर ऑल्सो एग्जाम, मतलब ये जो नीचे कंडीशंस आने वाले, अगर वो कंडीशन फुलफिल करते हो आप तो एग्जाम्प्ट हो जाओगे आप कारों से, राइट। तुम प्राइवेट कंपनी हो, कंपनीज क्या है? कंपनीज एक्ट में तुम रजिस्टर्ड हो, तो तुमको अगर कारो नहीं एप्लीकेबल होना है तो नीचे वाले कंडीशंस फुलफिल करो तो बच जाओगे तुम लोग, अदरवाइज तुम लोग को भी कारों का रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, राइट। चलो देखते हो क्या है फर्स्ट कंडीशन। सर फर्स्ट कंडीशन बोलता है तुम्हारा ग्रॉस रिसिप्ट, तुम्हारा रेवेन्यू जो प्रॉफिट एंड लॉस में गिरता है, राइट। तुम्हारा ग्रॉस रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर और रेवेन्यू इंक्लूडिंग द रेवेन्यू फ्रॉम द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। मतलब सर कोई ऐसा हो सकता है कि हमारा एक से ज्यादा यूनिट है, उसमें से एक यूनिट डिसकंटिन्यूड हो गया है ड्यूरिंग द ईयर, राइट। साल भर में उसने 6 महीना काम किया, उसके बाद वो डिसकंटिन्यू कर दिया, तो वो 6 महीने का इनकम भी कंसिडर किया जाएगा यहाँ पर। तो वही बोल रहा है हुज gross receipt or a revenue including revenue from discontinued operation is less than or equal to 10 crore in the financial year। मतलब सर अगर 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 मैं 10 करोड़ से कम और इक्वल चलेगा, 10 करोड़ भी चल जाएगा, 10 करोड़ के इक्वल या फिर 10 करोड़ से कम मेरा रेवेन्यू होता है, राइट है। मेरा रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू मतलब ग्रॉस रिसिप्ट एंड रेवेन्यू, वो नॉर्मल बिजनेस से भी और प्लस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से मिलाकर अगर मेरा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कम होता है, कितना मतलब 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम होता है, तो उनके लिए माफ है क्या सर? माफ है, बट वेट करो, ये सब कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा फिर ही माफ होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। चलो सेकंड कंडीशन क्या बोलता है? हुज पेड अप कैपिटल, हुज पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व्स लेस देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए सर? 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम होना चाहिए उनका पेड अप कैपिटल। फर्स्ट कंडीशन ग्रॉस रिसिप्ट था 10 करोड़ का, 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, वो कितना होना चाहिए सर? वो 1 करोड़ से कम होना चाहिए, या 1 करोड़ भी हो सकता है, चल जाएगा। ऑन द बैलेंस शीट दैट आर यूजुअली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर का रिपोर्टिंग होने वाला उस टाइम पे मेरा मेरा शेयर कैपिटल और रिजर्व्स दोनों मिला के 1 करोड़ से कम होना चाहिए। एंड फर्स्ट रेवेन्यू जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो भी मेरा 10 करोड़ से या 10 करोड़ तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या बोल रहे हैं? अगर मैं कंपनी है, राइट, प्राइवेट कंपनी है, तो मैं किसी का होल्डिंग, क्या लिखा है यहाँ पर? नॉट अ होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, तो मुझे कोई पब्लिक कंपनी होल्ड नहीं करना चाहिए, या फिर मैं किसी पब्लिक कंपनी को होल्ड नहीं करना, मतलब इनडायरेक्टली होल्डिंग नहीं होना चाहिए मैं, ना कि सब्सिडरी होना चाहिए पब्लिक कंपनी का, कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? सिंपल है, मतलब होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ किसका? पब्लिक कंपनी। अगर ये आ गया तो फिर भाई तुमको कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। सर ये 3 और एक है क्या सर? हाँ है, देखते चलो। क्या बोलता है? मेरा बोरोइंग्स मतलब कंपनी का बोरोइंग्स लेस होना चाहिए, लेस और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू 1 करोड़ से ज्यादा बोरिंग नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। 1 करोड़ से बोरिंग ज्यादा हो गया तो फिर क्या हो जाएगा?
भाई तुमको कारो एप्लीकेबल हो जाएगा एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या हो गया एट एनी टाइम, मतलब मैं स्टार्ट ऑफ द ईयर मेरे पास कुछ बोरिंग्स नहीं, ड्यूरिंग 3 महीने के बाद मैंने 2 करोड़ का लोन ले लिया, फिर उसके बाद में मैंने ड्यूरिंग द ईयर रीपे कर दिया, और क्लोजिंग में मेरा कुछ भी नहीं है, अभी नील है। तो मेरे को ये बताओ, स्टार्टिंग में ओपनिंग में कुछ नहीं था बोरोइंग, और नीचे भी कुछ नहीं था क्लोजिंग में, बट मिडल ऑफ द ईयर आपने क्या किया, लोन लिया, राइट। लोन लिया तो आपका मिडल ऑफ द ईयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कहीं तो तुम्हारा 2 करोड़ दिखता रहेगा, राइट। तो 1 करोड़ से ज्यादा है वो, तो ऐसे टाइम पे तुमको कारो एप्लीकेबल हो जाएगा फिर से। तो ध्यान रखना, बोरोइंग भी कोई भी टाइम पे अपने को वो लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते तुम लोग ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो हमने 4 पॉइंट्स देखे, ये चारों पॉइंट्स तुमको फुलफिल करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। कहीं भी ऐसे नहीं बोलने का सर 2 पॉइंट्स फुलफिल है दूसरा नहीं है तीसरा, नहीं नहीं चलेगा। तो ये सब फुलफिल होना चाहिए। सबसे पहला रेवेन्यू का था, 10 करोड़ का लिमिट था, उसके ऊपर गया तो एप्लीकेबल। सेकंड था शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, उसका भी एक लिमिट था 1 करोड़ का, उसके ऊपर गया तो एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद में नॉट होल्डिंग ऑफ सब्सिडरी एंड नॉट होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, और उसके बाद में बोरोइंग्स तुम्हारा 1 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ऐसा करके हम एप्लीकेबिलिटी चेक किया। अगर ये 6 एप्लीकेबिलिटी में आप फॉल होते हो, ये तो सिक्स्थ वाला पॉइंट है, राइट। उसके ऊपर 1% था। सेकंड कौन था, बैंकिंग वाला एक था 1%, एक तो फर्स्ट 1% था, स्मॉल कंपनीज था, फिर बैंकिंग वाला, फिर इंश्योरेंस वाला, फिर चैरिटेबल पर्पस वाला, एंड प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को नहीं एप्लीकेबल करना है तो तुमको ये 4 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, ग्रॉस रिसिप्ट वाला, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स वाला, और पब्लिक कंपनी वाला, और बोरोइंग वाला। तो अगर ऐसा फुलफिल करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, कारो एप्लीकेबिलिटी रह जाएगा, और हमको कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर ये सब कंडीशन में तुम लोग फॉल नहीं होते हो तो तुमको कारो का रिपोर्टिंग करना पड़ेगा एज पर कंपनीज एक्ट, जो एमसीए जो नोटिफाई किया अपने को नया कारो 2020 के हिसाब से। सर एक पॉइंट है 2020 में, एक्चुअल में जो है ना कारो जो है ना, नॉर्मली हम रिपोर्टिंग जो है ना स्टैंड अलोन में ही करते हैं। मतलब मेरा एक कंपनी है, समझो रिलायंस है, रिलायंस से ना बहुत सारे सब्सिडरीज है रिलायंस के, राइट। तो जब वो रिपोर्टिंग करता है तो दो तरीके से करता है, एक स्टैंड अलोन करता है और एक क्या करता है वो कंसोलिडेशन करता है। तो कारो आज तक कभी भी जब भी एप्लीकेबल हुआ है वो स्पेसिफिकली किसको हुआ है, सिर्फ स्टैंड अलोन को हुआ है। कारो कंसोलिडेशन को एप्लीकेबल नहीं होता है। बट इस बार क्या है सीन, जो कारो 2020 क्या बोलता है, स्टैंड अलोन में क्या बोला मैंने, स्टैंड अलोन में जब कारो रिपोर्टिंग करोगे आप, उस टाइम पे अपने को देखना पड़ेगा कि एक कंसोलिडेशन वाला पॉइंट भी है, पॉइंट नंबर 21 है, ठीक है। वहां पर अपने को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि अपने सब्सिडरीज मैंने क्या बोला, अपने सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर, मैंने क्लियर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। तो अपने जो है जब हम जिसको होल्ड किए, राइट, होल्डिंग, हम होल्डिंग है, तो हम कंसोलिडेट भी करते हैं। तो कंसोलिडेट करते वक्त अपने सब्सिडरीज ने भी अपना अपना कारो रिपोर्टिंग किया होगा स्टैंड अलोन में, राइट। तो वैसे स्टैंड अलोन में रिपोर्टिंग करते वक्त, वैसे स्टैंड अलोन में रिपोर्टिंग करते वक्त कौन सर, सब्सिडरीज, उनका कहीं पर भी ऑडिटर्स ने क्वालिफाइड ओपिनियन या मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है या नहीं वो देखना पड़ेगा। अगर वहां पर दिया है, मतलब सर मैं होल्डिंग कंपनी हूँ और मेरा सब्सिडरी, अब ये सब्सिडरी जो कंपनी है जब उसका भी तो स्टैंड अलोन बनता होगा, अब उसका स्टैंड अलोन बनता होगा तो वहां पर कहीं पर भी मॉडिफाइड ओपिनियन दिया होगा, क्वालिफाइड ओपिनियन दिया होगा, किसने सर, ऑडिटर ने। तो वो पॉइंट अपने को अपने स्टैंड अलोन में जो कंसो कारो कारो जो है कारो 2020 उसमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। जो लास्ट पॉइंट है 21, अगर इसका डिटेल में देखना है तो एमसीए ने अच्छा खासा नोटिफाइड किया है, अच्छे खासे पेजेस है, उसमें एक बार रीड कर लो तो आपको पूरा समझ में आएगा। हाँ, रही बात इसमें क्या क्या अमेंड हुई है सर, 16 पॉइंट्स से 21 पॉइंट्स कर दिए, क्या क्या चीज़ चेंजेस हुए हैं। अगर आपको लगता है कि वो वीडियो आपको चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर ये टॉपिक के ऊपर या फिर वो और ज़रूर नहीं यही टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी टॉपिक को ऐसा लगता है कि आपको चाहिए वीडियो तो ज़रूर सीए फाइनल्स या फिर सीए स्टूडेंट्स कोई भी ज़रूर बताइए मुझे, तो ताकि मैं वो उस हिसाब से आपको
नोट्स या सॉरी लेक्चर्स या टॉपिक के बारे में एक शॉर्ट वीडियो बना के दे सकूँ। तो फिर आज के लिए हम यहीं पर क्लोज करते हैं टॉपिक। क्लियर है? और प्लीज़ लाइक माय चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप टच में रहिए हमेशा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।